हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज लेकर आई हूँ आहार पोषण का पार्ट सेकंड, जिसे इंग्लिश में फूड न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन, इसको आज कवर करेंगे। सेकंड पार्ट देखेंगे, लास्ट तक बने रहिए। गाइस, इसकी पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पहला पार्ट में सब दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे आहार के बारे में जानेंगे। तो आहार क्या है? तो आहार वह ठोस या तरल पदार्थ होता है जिसके पाचन, परिवहन और कोशिका के उपयोग हेतु बनाने के पश्चात वह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। वह हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। समस्त उपापचयी क्रियाएं का नियंत्रण कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। तो आहार का क्या कार्य है? आहार जो है ये दो भागों मिलता है, जैसे ठोस भी और तरल भी। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? इसका पाचन, परिवहन और कोशिकाओं के उपयोग हेतु बनने के पश्चात क्या होता है? वो हमारे शरीर में हमको क्या कहता है? ऊर्जा प्रदान करता है। जिससे ऊर्जा प्रदान होगा तभी तो इंसान कुछ कर सकता है। तो इसके माध्यम से हमें ऊर्जा मिलता है। वह हमारे शरीर को रोगों से भी बचाता है, ये उपापचयी क्रियाएं भी करता है और कोशिकाओं को निर्माण भी करता है। ठीक है, तो इसके आगे देखेंगे। आहार जो है दो प्रकार के होते हैं, आगे देखेंगे। एक संतुलित आहार होता है और एक संतुलित आहार और एक असंतुलित आहार। पहले देखेंगे संतुलित आहार। तो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक पदार्थ जैसे कार्बोज, वसा, जल, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण की मात्रा व अनुपात संतुलित है। संतुलित आहार में क्या होता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, जल हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, इसकी मात्रा क्या है? समान हो। इसका मात्रा और अनुपात जो होता है समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित कहते हैं, संतुलित आहार। और असंतुलित आहार देखेंगे। असंतुलित आहार जो होता है, यदि मात्रा एवं अनुपात कम हो, या जैसे इसका मात्रा हो या अनुपात हो, इसकी कमी आ जाए। जैसे हम कोई खाना खा रहे हैं और उसमें बराबर, जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, जल, प्रोटीन, विटामिन, इसमें क्या है? भरपूर बराबर मात्रा में, और इसमें क्या है? तो इसमें कोई भी कम हो जाए तो क्या संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। तो सिंपल बात है कि अगर आप संतुलित समझ लिए तो असंतुलित आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। आहार का वर्गीकरण अब इसके बारे में करेंगे इसके आगे। देखते हैं इसका वर्गीकरण करके कार्य के आधार पर, उद्गार के यानी उद्गम के आधार पर, नाश्वरता के आधार पर, रसायन के आधार पर यानी रासायनिक के आधार पर। तो इसको चार भागों में विभाजित किया गया है। तो पहले देखिए कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोज, वसा, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या क्या? तो कार्बोहाइड्रेट करते हैं और वसा। ये भी बात आप जान जाइए कि इसमें क्या होता है। इसका 4 कैलोरी समथिंग होता है, 4.1 कैलोरी समथिंग होता है। और इसमें क्या होता है कि 9 पॉइंट होता है वसा में। ठीक है, 9 कैलोरी मिलती है। ठीक है, इसका 9 कैलोरी और इसका 4.1 कैलोरी या 2 कैलोरी ऐसे कुछ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का 4 और वसा का 9। ठीक है, कोशिकाओं के निर्माण में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रोटीन। कोशिकाओं का निर्माण करने वाला ये जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा तो हमको ऊर्जा देता है। उपापचयी नियंत्रण क्रियाओं, नियंत्रण, रोग नियंत्रण, इसमें क्या होता है? खनिज तत्व, जल और विटामिन हमारे शरीर को उपापचय यानी पाचन क्रिया और शरीर के नियंत्रण क्रियाओं जो होता है। फिर क्या होता है?
रोग को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो खनिज तत्व करेगा, जल करेगा और विटामिन करेगा। तो इसका कार्य ये होता है। तो आप इसको आई हो आप सबको समझ में आया होगा कि शरीर को ऊर्जा देने का कार्य कार्बोहाइड्रेट, वसा और कोशिकाओं का निर्माण जो होता है प्रोटीन करता है, और उपापचयी और क्रियाओं का नियंत्रण या रोग नियंत्रण कौन करता है? तो खनिज तत्व, जल और विटामिन। अब आगे देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम लोग उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर जो होता है एक जंतु से प्राप्त आहार होता है और एक क्या होता है? वनस्पति से। तो देखेंगे जंतु से प्राप्त जो होता है मांस हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया। और वनस्पति से देखेंगे वनस्पति या पौधों से प्राप्त आहार जो होता है एक गेहूँ, चावल, सब्जी, मक्का। ठीक है, ये वनस्पति से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे इसके बाद नश्वरता के आधार पर देखेंगे समय के अनुसार 3 भागों में से बांटा गया है। जैसे मान लीजिए ये नश्वर आहार है। नश्वर आहार जो होते हैं कुछ छोटे दिनों तक खराब हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मछली है, मछली को पानी से निकालिए, कुछ देर तक बाहर रख दीजिए, वो सड़ने लगेगी। ठीक है, मर जाएगी। फिर उसके बाद क्या है? सड़ने लगेगी। दूध है तो क्या होगा? ये फट जाएगा। मांस भी है, मतलब खराब हो जाएगा। हरी साग सब्जी है, ये भी क्या होंगे? सड़ने लगेंगे। तो ये क्या है? नश्वर में आते हैं। नश्वर में कुछ घंटे 2 से 3 घंटे दूध को क्या करेंगे? सुबह से शाम तक रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, फट जाएगा। हरी सब्जी है तो बहुत ज़्यादा एक से दूसरे दिन खराब होने लगेगी। मांस मछली वही चीज़ है। अर्धनश्वर में देखेंगे अर्धनश्वर का क्या कार्य होता है? तो ये अर्धनश्वर आहार जो होता है तो कुछ दिनों से कुछ महीनों तक ये चल जाता है। जैसे मान लीजिए आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, बेसन हो गया, सत्तू हो गया, भुना चना हो गया, ये क्या कुछ महीनों तक चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जाएगा 6 महीने से ज़्यादा तो नहीं जाएगा। मान लीजिए लहसुन है, चाहे बेसन है, ये तो थोड़ा चल भी सकता है ना। आलू प्याज भी चल सकते हैं 6 महीने के अंदर ही मान लीजिए। इसके बाद अनश्वर जो होता है जिसको कई सालों वर्षों तक बचाया जा सकता है। जैसे क्या है? गेहूँ है, चावल है, सिरका है, ये सब क्या है? घी है, चीनी है। इसको हम लोग क्या 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मतलब 4-4 साल बचा सकते हैं। ठीक है, तो अनश्वर में ये आते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि नश्वर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नश्वर क्या होता है, अर्धनश्वर क्या होता है और अनश्वर क्या होता है। आगे देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम लोग रसायन के आधार पर। ठीक है, तो रसायन के आधार पर देखेंगे कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में जिसमें कार्बन पाया जाता है, जलने पे अवशेष नहीं बचेगा। कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन। जैसे में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए। ये क्या होते हैं? जलने पे शेष नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये क्या है? कार्बनिक में आएगा। अकार्बनिक में क्या है? जिसे कार्बन नहीं पाया जाता है, जिसमें ये क्या है? जलने पर अवशेष बचता है। जैसे जल हो गया, खनिज तत्व हो गया। ठीक है, तो कार्बनिक और अकार्बनिक में आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्बनिक क्या होता है। कार्बनिक क्या होता है? जिसमें कार्बन पाया जाता है और ये जलने पर शेष नहीं बचेगा। और अकार्बनिक जो होता है इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है और ये जलने पे क्या बचेगा? इसका अवशेष बचता भी है। जैसे जल हो गया, खनिज तत्व हो गया। अब इसके बारे में इसके आगे देखते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे, एक एक करके आप सबको क्लियर करोगे, समझ में आए। ठीक है, पढ़ने का काम नहीं करना है, यहाँ पे समझना समझाना भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बाद एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या दीर्घ पोषक तत्व हैं जिसे मैक्रो न्यूट्रिशन के अंतर्गत रखते हैं। मैक्रो न्यूट्रिशन दीर्घ पोषक तत्व में आते हैं और इसे मैक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं। यह क्या है? इसकी पहले मैं बताई थी कि कार्बनिक है। कार्बनिक में जैसे कार्बोज था, वसा था, प्रोटीन था, ये सब क्या था? तो ये कार्बनिक था। ठीक है, इससे क्या होता है? हमें ऊर्जा मिलता है, वो भी कितना? 70% ऊर्जा इसी से मिल जाता है। और इसके बाद इसका उपनाम जो है कार्बोज है, शर्करा है,
और श्वेतासार है। इसका उपनाम क्या है? तो कार्बोज, शर्करा, श्वेतासार। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्लूकोज है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज है। ग्लूकोज के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जोड़ते हैं। 1 ग्राम कार्बोज ऑक्सीकरण से क्या होता है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। इसके पहले भी बताई थी कि 4 पॉइंट कुछ समथिंग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 ग्राम कार्बोज का ऑक्सीकरण करने पर 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। इसके बाद देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है 1:2:1 होता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति जो होती है प्लांट यानी प्लांट फूड से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी पौधे से। प्लांट फूड जो होता है पौधे से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो प्लांट फूड से, यानी पौधे से प्लांट फूड जो होता है पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्लांट सिंथेटिक प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए 6CO2 प्लस 12H2O, तो ये 6CO2 जो है कार्बन है और जल क्या है? तो 12H2O ये जल है। हरित लवण प्रकाश के संपर्क में आकर देखिए C6 यहाँ पे ग्लूकोज हो जाएगा H12O6 प्लस CH2O प्लस CO2। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी 1 से 2 बार देख लीजिएगा और आप इसको नोटबुक बनाएं तो सबसे अच्छा रहेगा। इसका नोटबुक बनाते चलें, आप साथ साथ में लिखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करेंगे तो इसको 2 भागों में करेंगे, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक में जो है शर्करा और अशर्करा रहेगा। ठीक है, और रासायनिक में क्या है? तो मोनोसैकेराइड, डाई, ओलिगो और पॉलिन। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, भौतिक वर्गीकरण में और रासायनिक में। शर्करा और अशर्करा भौतिक है और रासायनिक में क्या है? मोनोसैकेराइड और डाई, ओलिगो, पॉलिन। नेक्स्ट देखेंगे, भौतिक वर्गीकरण में देखेंगे सबसे पहले शर्करा और अशर्करा। स्वाद में क्या होती है? शर्करा मीठी होती है। जल में क्या होती है? जल में घुलनशील होती है। ये क्या होती है? रवेदार होती है। शर्करा क्या होती है? स्वाद में मीठी होती है, जल में घुलनशील होती है और रवेदार भी होती है। इसके बाद अशर्करा देखेंगे तो ये क्या होती है? स्वाद रहित होती है, इसलिए ये स्वाद में मीठा नहीं होता है। ये पाउडर के रूप में हो सकता है। ये क्या है? पाउडर के रूप में हो सकता है। प्रायः यह क्या होता है? समान जल में सही प्रकार से नहीं घुलती, परंतु गर्म जल में क्या होता है? आसानी से घुल जाती है। जैसे मान लीजिए स्टार्च हो गया, स्टार्च को आपको इसके बाद में बताएंगे। अभी स्टार्च के बारे में इतना बस जान लीजिए कि जैसे चावल ही हो गया, चावल को या साबूदाना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? पानी में, ठंडे पानी में डालेंगे तो वैसे को वैसा रहेगा, लेकिन जैसे पानी में डालें तो क्या हो जाएगा? वो बढ़ता जाएगा। जैसे जिलेटिनाइजेशन वो प्रक्रिया जब होगी तो जिलेटिनाइजेशन कहलाएगा। तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, इतना बस जान जाइए कि अशर्करा जो होता है ये मीठा नहीं होता है, ये पाउडर के रूप में भी हो सकता है और ये क्या होता है? सामान्य जल में कभी घुलेगा नहीं और ये गर्म जल में आसानी से घुल जाता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सभी शर्करा कार्बोहाइड्रेट हैं, परंतु क्या है? इसमें सभी कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि सभी शर्करा कार्बोहाइड्रेट हैं, परंतु सभी कार्बोहाइड्रेट शुगर यानी शर्करा नहीं है। इसको जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा पूरा। सभी शर्करा कार्बोहाइड्रेट है, परंतु सभी कार्बोहाइड्रेट शुगर यानी शर्करा नहीं है।
अब रासायनिक वर्गीकरण में देखेंगे, ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण में इसका वर्गीकरण जो है तो 3 प्रकार का होता है। एक मोनोसैकेराइड और एक क्या होता है ओलिगोसैकेराइड और एक पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले हम लोग मोनोसैकेराइड देखेंगे। मोनोसैकेराइड जो होता है एक अणुक शर्करा, सबसे सरल, यह जल्दी से टूटता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज ये मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये क्या है, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। मोनोसैकेराइड में क्या होता है, तो यह एक अणुक शर्करा होता है, सबसे सरल होता है, ये जल्दी से टूटता है, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज ये तीनों क्या है, तीनों के अंतर्गत आते हैं मोनोसैकेराइड। और इसके बाद हम ओलिगोसैकेराइड देखेंगे। ओलिगोसैकेराइड 2 से 10 अणुक शर्करा होती है। ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 अणुक शर्कराएँ होती हैं। इसमें डाइसैकेराइड ओलिगो का एक भाग है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ये डाइसैकेराइड जो होता है ये ओलिगो का एक भाग है। अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछता है कि 2 से 10 अणुक शर्करा किस में मिलती है, तो ओलिगो। अगर ओलिगो नहीं है तो आप डाइसैकेराइड पूछ दिया है तो उसको भी लगा सकते हैं। तो डाइसैकेराइड ओलिगो का एक भाग है, द्विअणुक शर्करा इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, माल्टोज, और ये क्या, माल्टोज जो होता है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज हो जाएगा। सुक्रोज में क्या होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या हो जाएगा, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो होता है सुक्रोज हो जाएगा, और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज क्या हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा, यानी दूध का रासायनिक नाम है। तो माल्टोज का क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, लैक्टोज का क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज।